चैप्टर 15 स्पेक्यूलेशन के खतरों के बीच अनएक्सपेक्टेड के घटित होने के बारे में। मैं यहाँ तक अनएक्सपेक्टेड रैंक हाई के बारे में भी कह सकता हूँ। कुछ संभावनाएं हैं कि सबसे विवेकपूर्ण व्यक्ति उन अवसरों को लेने में उचित है जो उसे अवश्य लेना चाहिए यदि वो एक मर्केंटाइल मॉलस्क से अधिक बनना चाहता है। सामान्य बिजनेस जोखिम उन जोखिमों से भी बदतर नहीं होते हैं जो एक आदमी अपने घर से बाहर सड़क पर या रेल यात्रा पर निकलने पर चलाता है। जब मैं किसी ऐसे विकास के कारण धन खो देता हूं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो मैं इसके बारे में और अधिक प्रतिशोध के रूप में नहीं सोचता, जैसा कि मैं एक इनकन्वीनियंट समय के तूफान के बारे में सोचता हूँ। पालने से कब्र तक का जीवन एक जुआ है और मेरे साथ क्या होता है क्योंकि मेरे पास दूसरी दृष्टि का उपहार नहीं है। मैं बिना किसी बाधा के सहन कर सकता हूँ, लेकिन एक सट्टेबाज के रूप में मेरे करियर में कई बार ऐसा हुआ है जब मैं सही रहा हूँ और स्क्वायर खेला हूँ और फिर भी मुझे अपनी कमाई से धोखा दिया गया है, जो कि गैर खिलाड़ी विरोधियों की घिनौनी अनफेयरनेस है। बदमाशों, कायरों और भीड़ के दोष के खिलाफ एक तेज तर्रार या दूरदर्शी बिजनेस अपनी रक्षा कर सकता है। मैं 1 या 2 बकेट की दुकान को छोड़कर कभी भी डाउनराइट बेईमानी के खिलाफ नहीं गया क्योंकि ईमानदारी भी सबसे अच्छी नीति थी। बड़ा पैसा स्क्वायर होने में था, न कि वेल्शिंग में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी भी स्थान पर कोई भी खेल खेलना अच्छा बिजनेस है जहां डील पर नजर रखना जरूरी था, क्योंकि अगर उसे देखा नहीं गया तो वो धोखा दे सकता था। लेकिन शाप देने वाले के खिलाफ सभ्य आदमी शक्तिहीन होता है। फेयर प्ले है। मैं आपको 1 दर्जन उदाहरण बता सकता हूं जहां मैं प्रतिज्ञा किए गए शब्द की पवित्रता या सज्जनों के समझौते की हिंसा मैं अपने स्वयं के विश्वास का शिकार रहा हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। फिक्शन राइटर्स, पादरी और महिलाओं को मंजिल की ओर इशारा करने का शौक है। स्टॉक एक्सचेंज एक बूडलर्स युद्ध क्षेत्र के रूप में और वॉल स्ट्रीट के डेली बिजनेस के लिए एक लड़ाई के रूप में। यह काफी नाटकीय है लेकिन पूरी तरह से मिसलीडिंग है। मुझे नहीं लगता कि मेरा बिजनेस संघर्ष और कॉन्टेस्ट है। मैं कभी भी व्यक्तियों या सट्टा दल से नहीं लड़ता। मैं केवल इस राय में डिफरेंट हूं कि बेसिक कंडीशंस के बारे में मेरे पढ़ने में, जिसे नाटककार बिजनेस की लड़ाई कहते हैं, वो इंसानों के बीच की लड़ाई नहीं है। वे केवल बिजनेस विजन की परीक्षा हैं। मैं केवल फैक्ट्स पर टिके रहने की कोशिश करता हूँ और उसी के अनुसार अपने कार्यों को नियंत्रित करता हूँ। धन संपत्ति में सफलता के लिए यही बर्नार्ड एम बारूक का नुस्खा है। कभी कभी मुझे सभी तथ्य स्पष्ट रूप से पर्याप्त जल्दी नहीं दिखाई देते हैं, या फिर मैं लॉजिकल रूप से रीजन नहीं करता। जब भी इनमें से कोई भी चीज होती है तो मैं हार जाता हूँ। मुझे गलत हूँ और गलत होने के लिए मुझे हमेशा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए भुगतान करने में ऑब्जेक्शन नहीं करता है। गलती करने में कोई पसंदीदा लेनदार नहीं है और कोई एक्सेप्शन या छूट नहीं है। लेकिन जब मैं सही होता हूं तो मुझे पैसे खोने का विरोध होता है। मेरा मतलब उन सौदों से भी नहीं है जिनमें किसी विशेष विनिमय के नियमों में अचानक बदलाव के कारण मुझे पैसे खर्च करने पड़े हैं। मेरे मन में स्पेक्यूलेशन के कुछ खतरे हैं जो समय समय पर एक आदमी को याद दिलाते हैं कि कोई भी लाभ तब तक सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि वो आपके बैंक में आपके क्रेडिट में जमा न हो जाए। यूरोप में महायुद्ध छिड़ने के बाद उन कमोडिटीज की कीमतों में इंक्रीज शुरू हुई जिनकी उम्मीद की जानी थी। यह भविष्यवाणी करना उतना ही आसान था जितना कि वॉर इन्फ्लेशन की भविष्यवाणी करना। बेशक सामान्य प्रगति जारी रही क्योंकि युद्ध अपने आप लंबा हो गया। जैसा कि आपको याद होगा, मैं 1915 में वापस आने में व्यस्त था। स्टॉक में उछाल था और इसका उपयोग करना मेरा कर्तव्य था। मेरा सबसे सुरक्षित, आसान और सबसे तेज खेल शेयर बाजार में था।
और मैं भाग्यशाली था, जैसा कि आप जानते हैं। जुलाई 1917 तक मैं न केवल अपने सभी डेट्स का भुगतान करने में सक्षम हो गया था, बल्कि अच्छे के अलावा काफी कुछ था। इसका मतलब था कि मेरे पास अब समय, पैसा और जिन्सों के साथ साथ शेयरों में ट्रेडिंग पर विचार करने का झुकाव था। कई वर्षों से मैंने सभी बाजारों का स्टडी करना अपना अभ्यास बना लिया है। प्री वॉर के स्तर पर कमोडिटीज की कीमतों में इंक्रीज 100 से 400% के बीच थी। केवल एक एक्सेप्शन था, और वो था कॉफी। बेशक इसका एक कारण था। युद्ध के टूटने का मतलब था यूरोपीय बाजारों का बंद होना और इस देश में भारी माल भेजा गया, जो कि एक बड़ा बाजार था। इससे समय के साथ यहाँ कच्ची कॉफी का एक बड़ा सरप्लस हो गया और बदले में कीमत कम रही। क्यों? जब मैंने पहली बार इसकी सट्टा संभावनाओं पर विचार करना शुरू किया, तो कॉफी वास्तव में प्री-वॉर कीमतों से नीचे बिक रही थी। यदि इस विसंगति के कारण स्पष्ट थे, तो कोई कम स्पष्ट नहीं था कि जर्मन और ऑस्ट्रियाई सबमरीन्स द्वारा सक्रिय और तेजी से कुशल ऑपरेशन का मतलब कमर्शियल पर्पसेस के लिए उपलब्ध जहाजों की संख्या में भयानक कमी होना चाहिए। यह फाइनली कॉफी के घटते इंपोर्ट को बढ़ावा देगा। कम रिसीट्स और एक अनचेंज्ड कंजम्पशन के साथ सरप्लस स्टॉक को अब्सॉर्ब किया जाना चाहिए। और जब ऐसा हुआ तो कॉफी की कीमत को वही करना चाहिए जो अन्य सभी कमोडिटीज की कीमतों में किया गया था, जो कि बहुत अधिक था। इस स्थिति को आकार देने के लिए शर्लक होम्स की आवश्यकता नहीं थी। सभी ने कॉफी क्यों नहीं खरीदी मैं आपको नहीं बता सकता। जब मैंने इसे खरीदने का फैसला किया तो मैंने इसे स्पेक्युलेशन नहीं माना। यह बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट था। मुझे पता था कि इसे कैश में समय लगेगा, लेकिन मैं यह भी जानता था कि इससे अच्छा मुनाफा होना तय है। इसने इसे एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन को जुआरी के खेल के बजाय बैंकर का कार्य बना दिया। मैंने 1917 की सर्दियों में अपनी खरीदारी शुरू की। मैंने काफी कॉफी ली, हालांकि बाजार ने बोलने के लिए कुछ नहीं किया। यह इनएक्टिव रहा और जहां तक कीमत का सवाल है, यह मेरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ा। इस सब का परिणाम यह हुआ कि मैंने 9 महीनों तक अपनी लाइन को बिना किसी उद्देश्य के चलाया। मेरे कॉन्ट्रैक्ट तब समाप्त हो गए और मैंने अपने सभी विकल्प बेच दिए। मुझे उस सौदे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फिर भी मुझे यकीन था कि मेरे विचार सही थे। समय के मामले में मैं स्पष्ट रूप से गलत था, लेकिन मुझे विश्वास था कि कॉफी को आगे बढ़ना चाहिए जैसा कि सभी कमोडिटीज ने किया था, ताकि जितनी जल्दी मैंने अपनी लाइन बेची, उतनी ही जल्दी मैंने फिर से खरीदना शुरू कर दिया। मैंने उन 9 निराशाजनक महीनों के दौरान 3 गुना अधिक कॉफी खरीदी, जो मैंने इतनी लाभहीन रूप से ली थी। निश्चित रूप से मैंने डेफर्ड ऑप्शंस को उतने समय के लिए खरीदा जितना मुझे मिल सकता था। मैं अब इतना गलत नहीं था। जैसे ही मैंने अपनी तिगुना लाइन ली, बाजार ऊपर जाने लगा। हर जगह लोगों को एकाएक एहसास होने लगा कि कॉफी बाजार में क्या होने वाला है। ऐसा लगने लगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे बहुत अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट लौटाने वाला है। मेरे द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के सेलर रोस्टर थे, ज्यादातर जर्मन नाम और अफिलिएशंस, जिन्होंने ब्राजील में कॉफी खरीदी थी, इस देश में इसे लाने की उम्मीद में। लेकिन इसे लाने के लिए कोई जहाज नहीं थे, और वर्तमान में उन्होंने खुद को वहां कॉफी का कोई अंत नहीं होने की असहज स्थिति में पाया और मेरे लिए यहां इसकी भारी कमी थी। कृपया ध्यान रखें कि मैं पहली बार कॉफी पर बुलिश हो गया था, जबकि कीमत प्रैक्टिकली रूप से प्री-वॉर लेवल पर थी। और यह मत भूलो कि इसे खरीदने के बाद मैंने इसे 1 वर्ष के बड़े हिस्से में ले लिया और फिर इस पर एक बड़ा नुकसान उठाया। गलत होने की सजा पैसा खोना है, सही होने का इनाम पैसा कमाना है। स्पष्ट रूप से सही होने और एक बड़ी लाइन ले जाने के कारण मैं एक हत्या करने की उम्मीद में उचित था। मुझे अपने लाभ को संतोषजनक बनाने के लिए अधिक एडवांस की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं कई लाख बैग ले जा रहा था।
मैं अपने कार्यों के बारे में आंकड़ों में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि कभी कभी वे भयानक लगते हैं और लोग सोच सकते हैं कि मैं घमंड कर रहा था। वास्तव में मैं अपने साधनों के अनुसार ट्रेड करता हूं और हमेशा अपने आप को सुरक्षा का पर्याप्त मार्जिन छोड़ता हूं। इस उदाहरण में मैं काफी रूढ़िवादी था। मैंने इतनी आसानी से विकल्प खरीदे। इसका कारण यह था कि मैं नहीं देख सकता था कि मैं कैसे हार सकता हूं। परिस्थितियां मेरे पक्ष में थीं। मुझे 1 साल इंतजार करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब मुझे मेरे इंतजार और सही होने के लिए भुगतान किया जा रहा था। मैं लाभ को तेजी से आते हुए देख सकता था। इसमें कोई चतुराई नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि मैं अंधा नहीं था। निश्चित और तेजी से आ रहा है, लाखों का वह लाभ। लेकिन यह मेरे पास कभी नहीं पहुंचा। नहीं, परिस्थितियों में अचानक हुए बदलाव से यह विचलित नहीं हुआ। बाजार में फॉर्म के अचानक उलटफेर का अनुभव नहीं हुआ। कॉफी देश में नहीं डाली। क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेबल, जो कभी किसी के अनुभव में नहीं हुआ था। इसलिए मेरे पास बचाव का कोई कारण नहीं था। मैंने स्पेक्यूलेशन के खतरों की लंबी सूची में एक नया जोड़ा जो मुझे हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। यह बस इतना था कि जिन साथियों ने मुझे कॉफी शॉर्ट्स बेचे थे, वे जानते थे कि उनके लिए क्या है, और जिस स्थिति में उन्होंने खुद को बेचा था, उससे बाहर निकलने के अपने प्रयासों में वेलिंग का एक नया तरीका तैयार किया। वे मदद के लिए वाशिंगटन पहुंचे और मिल गया। शायद आपको याद हो कि सरकार ने ज़रूरतों में और मुनाफाखोरी रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। आप जानते हैं कि उनमें से मोस्ट ने कैसे काम किया। खैर, फिलैंथ्रोपिक कॉफी शॉर्ट्स वॉर इंडस्ट्रीज बोर्ड की प्राइस फिक्सिंग कमेटी के सामने पेश हुए। मुझे लगता है कि यह ऑफिशियल डेजिग्नेशन था और अमेरिकी नाश्ते की रक्षा के लिए उस निकाय से देशभक्ति की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक पेशेवर सट्टेबाज, एक लॉरेंस लिविंगस्टन, कॉफी पर कब्जा कर लिया था। यह कोने के बारे में था। यदि उसकी सट्टा योजनाओं को विफल नहीं किया गया तो वो युद्ध द्वारा बनाई गई परिस्थितियों का लाभ उठाएगा और अमेरिकी लोगों को अपनी दैनिक कॉफी के लिए अत्यधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह उन देशभक्तों के लिए अकल्पनीय था जिन्होंने मुझे कॉफी के कार्गो बेचे थे, जिनके लिए वे जहाज नहीं ढूंढ पाए थे, कि कमोबेश 100 मिलियन अमेरिकियों को कॉन्शियसलेस स्पेक्युलेटर्स को ट्रिब्यूट देनी चाहिए। वे कॉफी ट्रेड का रिप्रेजेंटेड करते थे, कॉफी जुआरी नहीं, और वे सरकार को वास्तविक या संभावित मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में मदद करने के लिए तैयार थे। अब मेरे मन में कोहराम मच गया है और मैं यह बताना नहीं चाहता कि प्राइस फिक्सिंग कमेटी मुनाफाखोरी और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन मुझे यह राय व्यक्त करने से रोकने की जरूरत नहीं है कि समिति कॉफी बाजार की विशेष समस्या में बहुत गहराई से नहीं जा सकती थी। उन्होंने कच्ची कॉफी के लिए अधिकतम कीमत तय की और सभी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद करने की समय सीमा भी तय की। इस निर्णय का निश्चित रूप से मतलब था कि कॉफी एक्सचेंज को कारोबार से बाहर जाना होगा। मेरे पास करने के लिए केवल एक ही काम था और मैंने वो किया, और वो था अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचना। लाखों के वे लाभ जिन्हें मैंने निश्चित रूप से मेरे रास्ते में आने के लिए माना था, जैसा कि मैंने कभी भी कमाया था, पूरी तरह से विफल हो गया। मैं जीवन की जरूरतों में मुनाफाखोर के खिलाफ किसी के रूप में उत्सुक था, लेकिन जिस समय प्राइस फिक्सिंग कमेटी ने कॉफी पर अपना फैसला सुनाया, अन्य सभी कमोडिटीज प्री वॉर कीमतों से 250 से 400% अधिक पर बिक रही थीं, जबकि कच्ची कॉफी वास्तव में युद्ध से पहले के कुछ वर्षों के औसत से कम थी। मैं यह नहीं देख सकता कि इससे कोई वास्तविक फर्क पड़ा जिसने कॉफी रखी। कीमत आगे बढ़ने के लिए बाध्य थी, और इसका कारण कॉन्शियसलेस स्पेक्युलेटर्स का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि घटती सरप्लस जिसके लिए घटते आयात जिम्मेदार थे, और वे बदले में जर्मन सबमरीन्स द्वारा दुनिया के जहाजों के भयानक विनाश से विशेष रूप से प्रभावित हुए थे।
समिति ने कॉफी शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं की, वे ब्रेक पर दब गए। पॉलिसी एंड एक्सपीडियंसी की दृष्टि से कॉफी एक्सचेंज को उसी समय बंद करने के लिए बाध्य करना एक गलती थी। यदि समिति ने अकेले कॉफी को छोड़ दिया होता तो निस्संदेह उन कारणों से कीमत बढ़ जाती जो मैंने पहले ही बता दी हैं, जिनका किसी कथित कोने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उच्च कीमत जो अत्यधिक नहीं होती, इस बाजार में सप्लाई को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन होता। मैंने श्री बर्नार्ड एम. बारुच को यह कहते सुना है कि वॉर इंडस्ट्रीज बोर्ड ने कीमतों को तय करने में सप्लाई के बीमा के लिए इस कारक को ध्यान में रखा था, और इसी कारण से कुछ कमोडिटीज पर उच्च सीमा के बारे में कुछ शिकायतें अनजस्ट थीं। जब कॉफी एक्सचेंज ने बिजनेस फिर से शुरू किया, तो बाद में कॉफी 23 सेंट पर बिकी। अमेरिकी लोगों ने छोटी सप्लाई के कारण उस कीमत का भुगतान किया, और सप्लाई छोटी थी क्योंकि फिलैंथ्रोपिक शॉर्ट्स के सुझाव पर कीमत बहुत कम तय की गई थी, जिससे उच्च महासागर माल का भुगतान करना संभव हो सके और इस तरह बीमा जारी रहे। मैंने हमेशा सोचा है कि मेरा कॉफी सौदा कमोडिटीज में मेरे सभी ट्रेड्स में सबसे लेजिटिमेट था। मैंने इसे स्पेक्युलेशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट माना। मैं इसमें 1 साल से अधिक समय से था। यदि कोई जुआ होता तो वो जर्मन नाम और वंश के साथ देशभक्त रोस्टरों द्वारा किया जाता था। उनके पास ब्राजील में कॉफी थी और उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क में बेच दी। प्राइस फिक्सिंग कमेटी ने केवल उस कमोडिटी की कीमत तय की जो एडवांस नहीं हुई थी। उन्होंने शुरू होने से पहले मुनाफाखोरी के खिलाफ जनता की रक्षा की, लेकिन इनएविटेबल उच्च कीमतों के खिलाफ नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि जब ग्रीन कॉफी 9 सेंट प्रति पाउंड के आसपास थी, तब भी भुनी हुई कॉफी बाकी सब के साथ बढ़ गई। इससे केवल रोस्टरों को फायदा हुआ। अगर ग्रीन कॉफी की कीमत 2 या 3 सेंट प्रति पाउंड बढ़ जाती तो यह मेरे लिए कई मिलियन का होता, और इससे जनता को उतना खर्च नहीं करना पड़ता जितना बाद के एडवांस ने किया। स्पेक्युलेशन में पोस्टमार्टम समय की बर्बादी है। वे आपको कहीं नहीं मिलते, लेकिन इस विशेष सौदे का एक निश्चित एजुकेशनल वैल्यू है। यह उतना ही सुंदर था जितना मैं कभी गया था। इंक्रीज इतनी निश्चित, इतनी लॉजिकल थी कि मुझे लगा कि मैं कई मिलियन डॉलर बनाने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैंने नहीं किया। 2 अन्य मौकों पर मुझे एक्सचेंज कमेटी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, जो बिना किसी चेतावनी के ट्रेडिंग नियमों को बदलते हैं। लेकिन उन मामलों में मेरी अपनी स्थिति, जबकि तकनीकी रूप से सही थी, कमर्शियली रूप से उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि मेरे कॉफी ट्रेड में। स्पेक्युलेटिव ऑपरेशन में आप किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। यह वो अनुभव था जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसने मुझे अपने खतरों की सूची में अनएक्सपेक्टेबल को अनएक्सपेक्टेड से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। कॉफी प्रकरण के बाद मैं अन्य कमोडिटीज में और शेयर बाजार के छोटे हिस्से में इतना सफल रहा कि मुझे मूर्खतापूर्ण गपशप का शिकार होना पड़ा। वॉल स्ट्रीट के पेशेवरों और समाचार पत्रों के लेखकों को कीमतों में इनेविटेबल ब्रेक के लिए मुझे और मेरे कथित छापे को दोष देने की आदत हो गई है। कभी कभी मेरी बिक्री को देशद्रोही कहा जाता था कि मैं वास्तव में बेच रहा था या नहीं। मुझे लगता है कि मेरे ऑपरेशंस के परिमाण और प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का कारण प्रत्येक प्राइस मूवमेंट के कारणों के लिए जनता की अनसैटिस्फाइड डिमांड को पूरा करने की आवश्यकता थी। जैसा कि मैंने 1000 बार कहा है, कोई भी मैनिपुलेशन स्टॉक को नीचे नहीं रख सकता है और उन्हें नीचे रख सकता है। इसमें रहस्यमय कुछ भी नहीं है। कारण हर किसी के लिए स्पष्ट है जो इसके बारे में आधा मिनट सोचने के लिए परेशानी उठाएंगे। मान लीजिए कि एक ऑपरेटर ने एक स्टॉक पर छापा मारा है जो कीमत को उसके रियल वैल्यू से नीचे के स्तर पर रखता है, तो इनेविटेबली रूप से क्या होगा? क्यों? रेटर एक बार में सबसे अच्छी तरह की इनसाइड बाइंग के खिलाफ होगा। जो लोग जानते हैं कि स्टॉक की कीमत क्या है,
वे हमेशा इसे तब खरीदेंगे जब वो सौदेबाजी की कीमतों पर बेच रहा हो। अगर इनसाइडर्स लोग खरीदारी करने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सामान्य स्थितियां उनके अपने संसाधनों के स्वतंत्र आदेश के खिलाफ हैं, और ऐसी स्थितियां बुल की स्थिति नहीं हैं। जब लोग छापेमारी की बात करते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि छापे अनुचित हैं, लगभग अपराधी, लेकिन किसी स्टॉक को उसके मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेचना एक बहुत ही खतरनाक बिजनेस है। यह ध्यान में रखना अच्छा है कि एक छापा हुआ स्टॉक जो रैली करने में विफल रहता है, उसे खरीदारी के अंदर ज्यादा नहीं मिल रहा है, और जहां एक छापा है वहां अनजस्टिफाइड शॉर्ट सेलिंग आमतौर पर खरीदारी के अंदर होने के लिए उपयुक्त है, और जब वो होता है तो कीमत नीचे नहीं रहती है। मुझे कहना चाहिए कि 100 में से 99 मामलों में तथाकथित छापे वास्तव में वैध गिरावट हैं। कई बार त्वरित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक प्रोफेशनल ट्रेडर के ऑपरेशंस के कारण नहीं होते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी लाइन स्विंग करने में सक्षम हो। यह थियरी की मोस्ट अचानक गिरावट या विशेष रूप से तेज ब्रेक कुछ प्लंजर के ऑपरेशंस के परिणाम है, शायद उन सट्टेबाजों को कारणों की सप्लाई करने के एक आसान तरीके के रूप में आविष्कार किया गया था, जो अंधे जुआरी के अलावा कुछ भी नहीं होने के बजाय उन्हें बताई गई किसी भी चीज पर विश्वास करेंगे। एक छोटी सी सोच, नुकसान के लिए छापे का बहाना जो दुर्भाग्यपूर्ण सट्टेबाजों को अक्सर ब्रोकर्स और फाइनेंशियल गपशप से प्राप्त होता है, वास्तव में एक उल्टा टिप है। अंतर इसमें निहित है। एक बेयर टिप अलग है, कम बेचने के लिए सकारात्मक सलाह, लेकिन उल्टा टिप जो एक्सप्लेनेशन नहीं समझाता है, वो केवल आपको बुद्धिमानी से कम बेचने से रोकता है। जब कोई स्टॉक बुरी तरह से टूटता है तो उसे बेचने की नेचुरल टेंडेंसी होती है। एक कारण अननोन कारण है, लेकिन एक अच्छा कारण है, इसलिए बाहर निकलो। लेकिन जब ब्रेक किसी ऑपरेटर द्वारा छापे का परिणाम होता है, तो बाहर निकलना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जिस क्षण वो रुकता है, कीमत फिर से बढ़ जाती है। उल्टे सुझाव।